जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 उत्तक इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। 1 नंबर प्रश्न है, उत्तक क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तक एक ऐसी कोशिकाओं के समूह है जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार के हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तकों से मिलकर सुव्यवस्थित अंग का निर्माण करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, विभज्योतकी उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में क्या अंतर है? इसका उत्तर लिखेंगे कि विभज्योतकी उत्तक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है। इसकी कोशिकाएं छोटी, अंडाकार या बहुभुजी है। जबकि अस्थायी उत्तक का निर्माण विभज्योतकी उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप होता है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो आप लोग लिख लेंगे अंतर। अगला प्रश्न है, मृदुत्तक कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि कोशिका में सघन कोशिका द्रव एवं केंद्रक में पाया जाता है मृदुत्तक, और कुछ मृदुत्तक क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थूलकोण उत्तक के किन्हीं दो कार्यों को लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जब इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। तो आप लोग दो कार्य यहाँ पे लिख लेंगे स्थूलकोण उत्तक का। 6 नंबर प्रश्न है, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि यह उत्तक 3 प्रकार का होता है। सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार का होता है। पहला मृदु उत्तक, दूसरा स्थूलकोण उत्तक और तीसरा दृढ़ उत्तक। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्यों मृत कहलाती है, यानी कि मरी हुई कहलाती है, यानी कि निर्जीव कहलाती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि दृढ़ उत्तक में जीव द्रव नहीं होता है एवं इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करता है। ये भित्तियां इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। इसी कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत कहलाती है। 8 नंबर प्रश्न है, पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? इसका उत्तर लिखेंगे कि दृढ़ उत्तक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। यह पौधे के सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। तो आप लोग लिख लेंगे कि पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व होता है। अगला प्रश्न है, कॉर्क कोशिका का निर्माण कब होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, इनके बाहरी उत्तक विभाजित होकर कॉर्क कोशिका का निर्माण करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल उत्तक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल उत्तक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के रूप में विभाजित होकर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जाइलम के 4 अवयव हैं। पहला वाहिनिकाओं, तो इसका कार्य लिखेंगे कि ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। दूसरा है वाहिकाओं, तो इस वाहिकाएं, इसका कार्य लिखेंगे कि ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। और तीसरा है
जंतु जाइलम, तीसरा है जाइलम तंतु, तो इसका कार्य लिखेंगे कि यह मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और चौथा है जाइलम मृदुतक, तो इसका कार्य लिखेंगे कि यह भोजन संग्रहण करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। तो आप लोग लिख लेंगे। 12 नंबर प्रश्न है फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि फ्लोएम के 4 अवयव होते हैं। पहला चालनी कोशिकाएं, दूसरा सह कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम तंतु और चौथा होता है फ्लोएम मृदुतक। तो इस सभी का कार्य लिखेंगे। तो पहला चालनी कोशिकाएं, इसका कार्य लिखेंगे इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचयन अंग और संचयन अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है सह कोशिकाएं, इसका कार्य लिखेंगे कि यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करती है। और तीसरा है फ्लोएम तंतु, तो इसका कार्य लिखेंगे कि ये फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। और चौथा है फ्लोएम मृदुतक, तो इसका लिखेंगे कि इसमें भोजन संचित रहता है। ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती है। 13 नंबर प्रश्न है एपिथीलियमी ऊतक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करें। इसका पहला कार्य लिखेंगे कि ये विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में सहायक होते हैं। और दूसरा कार्य लिखेंगे कि यह ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी अस्तर का निर्माण करती है। और तीसरा कार्य लिखेंगे कि इस ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। अगला प्रश्न है संयोजी ऊतक क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण दे। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। तो इसका पहला लिखेंगे कि यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। और दूसरा कि यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। और उदाहरण में तो पहला लिखेंगे तरल ऊतक और दूसरा एडिपोज ऊतक और तीसरा हो जाएगा अस्थि। तो आप लोग लिख लेंगे। 15 नंबर प्रश्न है एरियोलर ऊतक के कार्यों का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप में बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है। इसका उत्तर लिखेंगे टेंडन मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है वसामय या एडिपोज ऊतक के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करें। इसका पहला कार्य लिखेंगे कि यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। दूसरा कार्य लिखेंगे कि यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। तीसरा कार्य हो जाएगा कि इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचयन से शरीर मोटा होता जाता है। और चौथा कार्य लिखेंगे कि यह ऊतक तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि रक्त का अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसीलिए इन्हें तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है लसिका क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि लसिका एक वर्णहीन द्रव है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होता है। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि रेखित पेशी जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है और इसमें
ऐच्छिक गति होती है, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। और दूसरा कि अरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं है, इसीलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेखित पेशी को ऐच्छिक क्यों कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि रेखित पेशियां जंतु के कंकाल से जुटी रहती है, इनमें ऐच्छिक गति होती है, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। 23 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब एक से ज़्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं तब इसे तंत्रिका कहते हैं। जंतुओं के शरीर का मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। 24 नंबर प्रश्न है, एक्सोन और टेंडराइट्स के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि आवेग का संचार हमेशा एक्सोन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के टेंडराइट्स तक होता है। तो आप लोग लिख लेंगे, और अभी तक आप लोग इसके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।